स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, हमारे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शोरा का फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जिंदगी में कई बार हमें कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आप अपने घर में बैठे हुए भी सेफ नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को और स्पेशली गर्ल्स को कि इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने और इस कहानी से एक सीख लें, क्योंकि आपको नहीं पता ये भक्षक कब किस रूप में आपके सामने आ जाएंगे। जी हाँ, इतना ही कहना चाहूंगा। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुनते रहें ऐसे रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस मेरे साथ। रात के 2 बजे थे, रात का सन्नाटा छाया हुआ था और इस सन्नाटे के अंदर अपने छोटे से फ्लैट में राघव शर्मा, जो कि एक लोकल न्यूज़पेपर दैनिक सूचना में एक पत्रकार था, अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे के काले खड्डे बता रहे थे कि पूरी रात जागकर वो जो काम किया करता था उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। लेकिन आज वो एक अलग ही धुन में लगा हुआ था, क्योंकि वो काम कर रहा था एक केस पर जिस फाइल का नाम था साक्षी वर्मा मिसिंग केस। साक्षी जो करीबन 22 साल की एक लड़की थी और करीब 3 महीने पहले वो अपने कॉलेज से लापता हो गई थी। पुलिस केस हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन पुलिस ने इसको एक रूटीन मिसिंग केस मानकर फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो बार बार राघव को बुला रही थी, वो उसे खींच रही थी कि वो इस केस के बारे में और जानकारी जुटाए। वो चाहे कितनी भी बार प्रैक्टिकली सोच ले, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। क्या हुआ साक्षी के साथ, कैसे हुई वो मिसिंग और वापस मिली या फिर नहीं मिली, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस रियल स्टोरी के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत सारा यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल के ऊपर प्रेजेंट है। हॉरर स्टोरीज, ब्लैक मैजिक स्टोरीज, जिन की स्टोरीज, डायन की स्टोरीज और ऐसी ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि पैरानॉर्मल हमारे साथ कैसे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। एक और चीज जो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, सभी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन मात्र 10% लोग ही वीडियो को लाइक करते हैं। भाई इतनी जेनरोसिटी आप रखें, हमारी मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड हमें दे दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है स्टोरी इंटरेस्टिंग है तो अपने नोन्स के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। पूरी रात काम करने के बाद भी जब उसे कोई क्लू नहीं मिलता है तो अगले दिन राघव साक्षी के घर पहुंचता है, जहां पर उसे उसकी माँ और उसका भाई आर्यन मिलते हैं। वो उनके साथ बैठता है, बहुत सारी डिटेल्स लेता है, बहुत सारे सवाल जवाब करता है कि कैसे साक्षी लापता हुई, उससे पहले कोई वो बिहेवियर था, किसी से बातचीत करती थी, किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसे बहुत सारे सवाल उसने साक्षी की मदर से पूछे। उसकी माँ का नाम सुनीता था। उन्होंने बोला कि साहब कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने पुलिस वालों को बोला। तो उसने बोला कि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया क्या? तो उसने कहा कि पुलिस वालों ने तो कुछ भी नहीं किया साहब, उन्होंने बोला कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होगी, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं जानती हूँ साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। उन सबसे बातचीत करने के बाद राघव उस घर को देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक कमरे की तरफ जाती है। वो उस कमरे की तरफ देखते रहता है, जैसे कोई अट्रैक्शन फोर्स है जो उसे उस कमरे की तरफ खींच रहा है। वो उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए उसकी माँ से पूछता है, तो उसकी माँ बोलती है कि ये साक्षी का कमरा है। वो उस रूम को बड़े गौर से देखता है और तभी उसे, या तो शायद उसका वहम था या वाकई में सच था, उसे एक आहट से सुनाई देती है। उसे सब फील होता है कि उस रूम के दरवाजे के पीछे कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो साक्षी की मदर से बोलता है कि क्या मैं उस कमरे को देख सकता हूँ? तो साक्षी की मदर उठकर उस कमरे का लॉक खोल देती है। लॉक खोलने के बाद वो अंदर जाता है तो अंदर उसको एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर सा फील होता है। रूम में सब कुछ नॉर्मल था। वो पूरे रूम को चेक करता है, तभी उसकी स्टडी टेबल के ऊपर उसे एक डायरी रखी हुई मिलती है। वो उसकी माँ से परमिशन लेकर उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है।
डायरी को चेक करते करते वो देखता है कि उस डायरी के लास्ट पेज पर लिखा हुआ था, मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ तो वो सब मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लगातार मेरे साथ है और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वो आखिरी सेंटेंस था जो इस डायरी के अंदर लिखा हुआ था। उसकी माँ से नजर चुराकर बिना बताए वो डायरी राघव अपने पास रख लेता है। राघव वहां से निकलता है, उस डायरी को पूरा छानता है, उसमें उसके दोस्तों के नाम लिखे हुए थे और अगले दिन से वो एक एक करके साक्षी के सभी दोस्तों से मिलना शुरू करता है। जब उनसे बातचीत करता है तो ये बात निकल के सामने आती है कि साक्षी का बिहेवियर कुछ दिनों से एकदम स्ट्रेंज हो गया था। उसकी फ्रेंड अंजलि ने बताया कि साक्षी ने मुझसे कहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है लगातार, लेकिन उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे समझा दिया था। राघव के उसके दूसरे दोस्त राहुल से बात हुई तो उसने उसको बताया कि यार जिस दिन से साक्षी गायब हुई है उस दिन उसने लास्ट साक्षी को कॉलेज के पीछे वाली लेक जो है वहां पर जो चेयर्स लगी होती है उस चेयर के ऊपर उसने बैठे हुए देखा था। उसकी बात सुनकर राघव को लगता है कि अगर उसकी लास्ट लोकेशन वो थी तो हो सकता है कि वहां पर उसे कुछ सबूत मिल जाए। दिन के उजाले में वहां बहुत लोग रहा करते थे, इसलिए राघव ने डिसाइड किया कि वो रात के टाइम पर जब वहां पर कोई भी नहीं होगा वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। रात को 11 बजे के आसपास राघव उस लेक पर पहुंचता है और जिस चेयर पर, जो पार्क में चेयर लगी होती हैं, उस चेयर पर साक्षी बैठी थी वहां जाकर वो भी बैठता है और इधर उधर चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो बैठा बैठा लेक की तरफ देख रहा था। चांद पूरी तरह से आसमान में निकला हुआ था और उसकी जो परछाई थी उस लेक पर बन रही थी और बिल्कुल वहां पर सिर्फ जो झींगुर होते हैं उनके चिल्लाने की उनकी आवाज आ रही थी सिर्फ, इसके अलावा बिल्कुल सन्नाटा था। थोड़ी देर उस एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने के बाद उसे वहां पर ऐसा कुछ भी अजीब या फिर पैरानॉर्मल नहीं लगा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और उस चेयर के आसपास हर जगह पर वो सर्च करने लगा और सर्च करते करते उसे एक फोन का कवर मिलता है। उस फोन के कवर को उठाकर वो अच्छे से चेक करता है तो उसे याद आता है कि यार ये ऐसा या सेम यही फोन कवर उसने कहीं ना कहीं देखा है। वो फटाफट से साक्षी की इंस्टा आईडी ओपन करता है और वहां पर उसकी फोटोज को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। तभी उसे एक मिरर सेल्फी के अंदर साक्षी के हाथ में फोन और उसी फोन पर लगा हुआ ये कवर दिखाई देता है और वो इंश्योर कर लेता है कि ये साक्षी के फोन का ही कवर है। उसने तुरंत वो फोन कवर को अच्छे से चेक किया और चेक करने के बाद उसने देखा कि जो पार्ट ऑफ कवर फोन के कैमरे को कवर करता है वहां पर कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। उसको देखते ही राघव के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं साक्षी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। वो चारों तरफ और एक्सप्लोर करता है लेकिन ऐसी कोई चीज उसे नहीं मिलती है और अपने दिल को तसल्ली देता है कि नहीं वो शायद ज्यादा ही सोच रहा है, साक्षी के साथ शायद कुछ गलत नहीं हुआ है। अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके वो वापस वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह राघव के नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है तो वहां से एक लड़की की सिसकने की और रोने की आवाज आती है। उसे लगा वो साक्षी, वो बोलता है साक्षी क्या तुम हो, और वो फोन कट हो जाता है। वो दोबारा से उस नंबर पर कॉल लगाता है लेकिन वो नंबर अनअवेलेबल था। उसे ऐसा लगा कि शायद साक्षी को किसी ने किडनैप कर लिया और उनको पता लग गया है कि मैं साक्षी के घर पे आ जा रहा हूं। वो सीधा साक्षी के घर पे पहुंचता है और उसकी माँ से पूछता है कि क्या आपके पास किसी का कॉल आया, पर साक्षी की मदर के पास ऐसा कोई भी कॉल नहीं आया था। राघव भी सोचता है कि अगर कोई फिरौती के लिए भी कॉल करेगा तो वो क्या ही लेगा, सिर्फ साक्षी इस घर में कमाने वाली थी, उसकी माँ के पास तो कुछ भी नहीं था। उनसे बातचीत करते करते फिर से एक बार वो साक्षी के रूम में जाता है और इस बार इस रूम को बहुत अच्छे से छानना शुरू करता है। एक एक कोने को वो बहुत अच्छे से जांचता है, परखता है और शायद जिस सबूत को वो ढूंढ रहा था वो उसे वहां पर मिल जाता है। राघव को साक्षी के बेड के कोने में एक लाल रंग का कागज मिलता है। उस कागज के अंदर नाखून, बाल और कुछ खून के छींटे उसे दिखाई देते हैं। वो ये सब देख ही रहा था कि उसके पीछे से साक्षी की मदर आ जाती है और आकर उससे पूछती है कि बेटा ये सब क्या है। तो पता नहीं यहाँ पर कूड़े में रखा, मतलब यहाँ रखा हुआ है, शायद साक्षी ने नेल्स वेल्स कट किए होंगे, उसके जो बाल इकट्ठा हो जाते हैं वो होंगे। वो इन सब चीजों को कूड़े में फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के खुसफुसाने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही वो स्ट्रेट हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है और फिर पता नहीं एकदम से उसे क्या होता है, उसकी नजर साक्षी के बेड पे बड़े गद्दे पर पड़ती है और वो एक झटके में उस गद्दे को उठा लेता है और जैसे उस गद्दे को उठाता है तो साक्षी की मदर और राघव दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चिंता ना करें, वहां साक्षी नहीं थी। उस बेड पर उनको बहुत सारे ऐसे स्क्रैचेस के निशान दिखाई देते हैं और साथ ही साथ खून के बहुत सारे धब्बे भी दिखाई देते हैं। राघव उसकी मदर से पूछता है इनके बारे में लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती थी।
अब ये सब देखकर राघव को ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल केस है और उसे इसे दूसरे एंगल से भी देखना होगा। उसके बाद वो उसकी मदर से बोलता है कि आप एक काम कीजिए, इसकी अलमारी खोलिए, उसके सारे कपड़े बाहर निकालिए। वो एक एक करके साक्षी के सारे कपड़ों को बाहर निकालकर बेड पे फेंकना शुरू करते हैं और तभी उसके एक कुर्ते में से एक पुड़िया मिलती है। उस पुड़िया को देखते ही साक्षी की मदर उस पुड़िया को पहचान लेती है। वो बोलती है, अरे ये पुड़िया तो वो बाबा देकर गए थे जो एक दिन घर पर आए थे। उस टाइम साक्षी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने ही उन बाबा से उसको झाड़ा लगवाया था। ये बात सुनते ही राघव के एकदम से सिक्स सेंस काम करना शुरू करती है। वैसे राघव भूत प्रेत पैरानॉर्मल से विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज उसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं साक्षी उसकी मदद का इंतजार कर रही है। इसके बाद राघव साक्षी की मदद से पूछता है कि क्या आप किसी बाबा तांत्रिक वगैरह को जानते हो जो इन चीजों में डील करता हो। तो साक्षी की मदर इन सभी चीजों में विश्वास करती थी। वो फटाफट से राघव को अपने साथ एक उनके जो नोन बाबा थे उनके पास लेकर जाती है। ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं और वो बाबा को वो पुड़िया दिखाते हैं। वो पुड़िया को खोल के देखते बाबा उसे फेंक देते हैं और बोलते हैं, इसके द्वारा तो वशीकरण किया गया है और सिर्फ वशीकरण नहीं, इसके साथ साथ तुम्हारे घर के अंदर एक आत्मा, एक बुरी आत्मा को छोड़ा गया है। उनकी बात सुनकर साक्षी की मदर घबरा जाती है। वो उनको कंसोल करता है और समझाता है कि देखिए माँ जी, ऐसा हो सकता है कि साक्षी अभी भी जिंदा है, उसको शायद किसी ने किडनैप कर लिया। उनको बताता है कि कैसे उसे साक्षी का ये फोन कवर मिला और उसके अंदर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे और अब जैसा ही बता रहे हैं कोई ना कोई हो सकता है वशीकरण करके साक्षी को किडनैप करके ले गया हो। इसके बाद वो बाबा बोलते हैं कि देखिए ये जो भी क्रिया है ये मेरे बस की नहीं है, लेकिन आपको मैं अपने गुरुजी के पास भेजता हूँ, वो इस चीज का बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। उनसे उनका एड्रेस लेकर राघव और साक्षी की मदर इनके गुरुजी के पास पहुंचती है। वहां जाकर ये बैठते हैं और बैठकर जैसे बताते तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी जीवित है और वो एक तांत्रिक के वश में है और ये कोई और नहीं, ये वही है जिसने तुम लोगों को ये पुड़िया दी थी। की बात सुनकर पहले साक्षी की मदर रोने लगती है, फिर बताती है कि कुछ दिनों पहले ये बाबा खाने पीने का सामान मांगने हमारे घर पर आए थे और उस समय पर साक्षी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उन बाबा से कहा तो उन्होंने उसके ऊपर को झाड़ फूंक किया और वो करने के बाद उन्होंने वो पुड़िया साक्षी को दी और उसके बाद से साक्षी की तबीयत और खराब होने लगी। उसके 2-3 दिन बाद वो फिर से दोबारा आए और आकर उन्होंने फिर से साक्षी को चेक करने के बाद उसे कुछ भभूति दी और उस भभूति को खाने के कुछ ही देर बाद साक्षी बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही साक्षी थोड़ी घबराई से रहने लगी। तो बाबा ने कहा कि उस इंसान ने तुम्हारी बेटी के ऊपर वशीकरण किया और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे घर में भी एक आत्मा को जगह दी थी और वो चारों 24 घंटे हर जगह उसके ऊपर नजर रखती थी, उसके पीछे लगी रहती थी। इसीलिए उसे हमेशा से लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं, एक पिशाच है। इतना सुनकर साक्षी की मदर बहुत बेहतर रोने लगती है और वो उनसे मदद मांगने लगती है। ये सब कुछ सुनकर राघव को ये समझ में नहीं आ रहा था। वो बाबा से पूछता है कि बाबा ये बात ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या रोल है और मुझे इतना कनेक्शन क्यों फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग चाहे मानो या ना मानो, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो आसानी से किसी की भी आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। साक्षी बहुत मुसीबत में है और शायद उसकी आत्मा का कनेक्शन तुम्हारी आत्मा से हो गया और इसीलिए वो तुमसे मदद मांग रही है और इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो। उनकी बात सुनकर राघव थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है अगर ऐसा है तो जब तक साक्षी नहीं मिल जाती है तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, 3 दिन बाद हम तुम्हारे घर में एक पूजा करेंगे, तुम्हें ये सब सामान लेकर आना है। राघव और साक्षी की मदर वहां से चले जाते हैं। 3 दिन बाद वो बाबा इनके घर में आते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो अपना पूजा हवन वगैरह यज्ञ करते हैं, जो भी पूरा सेटअप करते हैं। उसके बाद वो साक्षी की मदर से कहते हैं कि तुम साक्षी के कुछ कपड़े और कोई ऐसी चीज जो उसके शरीर से लगी रहती हो वो यहाँ पर लाकर एक थाली में रख दो। वो रखती हैं लाकर, वो उसमें कुछ करते हैं और कहते हैं कि इस थाली को आज आधी रात में मतलब 12 बजे के आसपास तुम उस चौराहे पर, तो उन्होंने एक चौराहे का एड्रेस बताया जो उनके घर से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था, वहां रख के आ जाना। अच्छा, जो सारी पूजा वगैरह होती है रात के टाइम पर ही हुई थी, 9-10 बजे के आसपास, और बाबा कहीं नहीं गए। उन लोगों ने उनको भेजा, वो लोग वो थाली रख कर आए और आकर उन्होंने बताया कि हमने वो थाली रख दी है। राघव बाबा से कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे
और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ इंतजार में बैठे हुए हैं। और तभी उस बंद कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक होते ही साक्षी और राघव दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाबा ने कुछ ऐसा किया है जिससे साक्षी खुद चलकर उनके घर पर आ गई है। उसकी मदर उठकर फटाफट से वो गेट खोलती है, दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोलते जो देखती है वो चिल्ला उठती है। वो थाल जो वो उस चौराहे पर रखकर आई थी, वो थाल उनकी आंखों के सामने पड़ा हुआ था, और उस थाल में जो भी कपड़े और चीजें थी वो सब खून से सने हुए थे। वो घबरा कर रोने लगती है और लगता है कि हो सकता है कि साक्षी का कुछ हो गया हो और ये थाल कोई निशानी के रूप में वहां पर छोड़ गया हो। वो बाबा वहां से उठते हैं, उस थाल को उठाकर लाते हैं और सीधा हवन के अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद आंखें बंद करके कुछ मंत्र अपने मन के अंदर ही बोलते बोलते बस वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लगे रहते हैं। करीबन 10-15 मिनट के बाद वो बाबा एकदम से अपनी आंखें खोलते हैं, और इस बार उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी, कुछ ऐसा जैसे उनकी आंखों में किसी ने लाल रंग भर दिया हो। फिर वो उठते हैं, अपने थैले के अंदर से वो एक मरा हुआ कौवा लेकर आते हैं और उस कौवे को उस यज्ञ के हवन के पास में रख देते हैं, और फिर से अपनी आंखें बंद करके कुछ बोलना शुरू करते हैं। अब आप विश्वास करें या फिर ना, राघव की आंखों के सामने काला सा धुआं आता है, और ऐसा नहीं कि बहुत तेज से, बहुत धीरे धीरे आता है और एकदम से उस मरे हुए कौवे के शरीर के अंदर घुस जाता है। राघव शॉक्ड स्टेट के अंदर सब देख रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है उसकी आंखों के सामने। और तभी उसके देखते देखते जो मरा हुआ कौवा था वो फड़फड़ाने लगता है, जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। और जैसे वो कौवा फड़फड़ाने लगता है, वो बाबा उस कौवे को उठाते हैं और चाकू से उसकी गर्दन काट के उसका पूरा खून उस आहुति के अंदर डाल देते हैं। और जैसे वो खून उस आहुति के अंदर जाता है, उसकी अग्नि धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। ये करने के बाद वो बाबा फिर से ध्यान में चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर वो साक्षी की मदर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आज के 15 दिन बाद तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं बोलते हैं। वो सामान उठाते हैं अपना सारा और उनके घर से चले जाते हैं। अब ये 15 दिन साक्षी की मदर के लिए 15 साल के बराबर थे। 15वें दिन राघव साक्षी के घर पे पहुंचता है और उसकी मदर से पूछता है कि अगर कॉल आया, कुछ पता लगा? तो उन्होंने बोला कुछ भी पता नहीं लगा। और वो दोनों के दोनों, यानी तीनों, बेसिकली उसका छोटा भाई आर्यन भी उस घर के अंदर बैठ के साक्षी के आने का या उसकी कोई इंफॉर्मेशन मिलने का, कोई क्लू मिलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन उन्हें साक्षी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उस दिन राघव साक्षी के घर पे ही रुका, और सुबह उठते ही साक्षी की मदर के पास पुलिस का कॉल आता है कि उनकी बेटी मिल गई है। ये सुनते ही सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो वहां पर पुलिस वाले बताते हैं कि हाईवे के पास एक ढाबा था, उस ढाबे के पास ही ये मिली। पिछले 3-3.5 महीने साक्षी अपने घर से गायब थी। उसकी हालत देखकर उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी, जैसे हड्डियां से शरीर से दिख रही थी। और इतने दिनों बाद अपनी माँ को देखकर उसकी माँ से गले लग के रोने लगती है, और रोते रोते वो बेहोश हो जाती है। उसे घर लाया जाता है, और घर पे ही उसके इलाज का मतलब ट्रीटमेंट करवाया, तो उसको ड्रिप्स वगैरह चढ़ाई जाती हैं, सब कुछ होता है। उसके आने के बाद राघव बाबा के पास पहुंचता है, तो बाबा बोलते हैं कि अब इनके घर में एक पूजा और यज्ञ करवाना है, जिसके बाद ये लड़की उस वशीकरण से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी और आगे कभी इसको कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं होगी। फिर राघव उन बाबा से पूछता है कि आखिर ये सब था क्या, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। तो उन्होंने बताया कि वो जो इंसान था, वो जो तांत्रिक था, वो एक पिशाच की पूजा किया करता था, और जब ये उनके घर पे आया उस दिन, तो वो इस लड़की पर मोहित हो गया था, और इसीलिए उसने इस लड़की के ऊपर वशीकरण का प्रयोग किया। उन्होंने साथ साथ ये बताया कि उसके पीछे जो घर में आत्मा छोड़ी गई थी वो कोई और नहीं, वो एक पिशाच ही था, और उस दिन उस कौवे के अंदर जो काला धुआं आया वो पिशाच ही था, जिसकी बलि या जिसकी मुक्ति उन्होंने उस हवन के द्वारा की। उनकी बातें सुनकर राघव को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो साक्षी के पास जाता है और साक्षी से पूछता है, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे याद नहीं था कि वो उस ढाबे पर कैसे पहुंची, उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ थी इतने दिन। उसे अगर कुछ पता था तो सिर्फ ये कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी, और सुबह शाम एक औरत उसे खाना देने आ जाया करती थी। इससे ज्यादा साक्षी को कुछ और याद नहीं था, लेकिन राघव के लिए ये एक बहुत डिफरेंट केस था, जो शायद वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो आपने स्टोरी या इंसिडेंट सुना है वो शैतान मूवी की तरह है। बिल्कुल है, क्योंकि वो भी किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड है। आप माने या ना माने, दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग शायद जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वही एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं और हम आपसे शेयर करते हैं।
मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी भी आप किसी अनजान इंसान से मिलें, थोड़ा ध्यान रखें, उसे शक की निगाहों से ज़रूर देखें। अगर आपको उसका बिहेवियर, उसकी वेशभूषा थोड़ी विचित्र लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान गलत होता है, हर बाबा गलत होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने प्रिकॉशंस रखने चाहिए। एक इंसान को देखकर आपको उसकी एनर्जी फील हो जाती है, उसके बारे में आपका एक परसेप्शन बनता है कि ये आदमी सही है या गलत है। अगर आप ऐसा नहीं जज कर पाते किसी इंसान को कि वो सही है या फिर गलत है, तो थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, थोड़ा ये समझने की कोशिश करें लोगों के बिहेवियर से कि सामने वाला जब आपको देख रहा है तो वो किस नज़र से देख रहा है। नज़रें पढ़ना एक इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, आप लोगों को भी वो सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुंह से नहीं की जाती, लेकिन नज़रों से आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आई होप इस इंसिडेंट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। ये थी साक्षी की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।